बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटे आपने दो काम करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखें कि आपको ये एक पी सेट दिया गया है, एक क्यू सेट दिया गया है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर नोटेशन में, ठीक है। आपने एक्सरसाइज 3.1 में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन किए हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो सेट बिल्डर नोटेशन में आपको दो सेट दिए गए हैं, इनको चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। जब आप इनको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो फिर आपने क्या फाइंड करना है? P इंटरसेक्शन Q। देखते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है। P सेट इज इक्वल है x सच डेट x इज इक्वल है 5m। m जो है वो बिलोंग्स करता है n से, यानी नेचुरल नंबर से। इसी तरह Q सेट है x सच डेट x इज इक्वल है 2m। m किससे बिलोंग करता है? n से, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर्स को हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना इस स्टेटमेंट को सॉल्व करके अपना पी सेट जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए, हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। हमने क्या करना है? 5m, यानी m हमारे पास क्या है? ये नंबर्स, ठीक है। इनको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो देखें, इसका मतलब है कि 5 को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 5। फिर उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 10। उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 15। इसका मतलब है कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? 5 का टेबल ही तो पढ़ रहे हैं। 5 टेबल में हम क्या करते हैं? 5 1s आर 5, 5 2s आर 10 ना। पी सेट जो है उसको टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आंसर हमारे पास आ जाएगा? 5 1s आर 5 होता है ना, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 5 5s आर 25 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अभी हमें कोई लिमिट नहीं बताई हुई, तो हमने 5 को तमाम नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि ये तो बेसिकली 5 का टेबल ही लिखने को हमें कहा जा रहा है, तो वो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब पी सेट तो हमारे पास आ गया ना। अब हमने क्यू सेट को भी इसी शक्ल में लिखना है, तभी हम इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम कर सकेंगे ना। तो अब हम क्या करते हैं? क्यू सेट को भी सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है? नेचुरल नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह पहले हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला ये तो 5 का टेबल लिखने को कहा जा रहा है। इसी तरह जब हम 2 से नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? चलिए थोड़ा सा करके देख लेते हैं। 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर हम लिख सकते हैं ना 2 का टेबल इसकी जगह। तो हम करते हैं जी, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, ठीक है। और ये भी सो ऑन है। अब ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन से किस फॉर्म में आ गए हैं? टेबुलर फॉर्म में। अब हमने क्या फाइंड करना है? P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल है, सबसे पहले हम पी सेट लिखेंगे। पी सेट है हमारे पास 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। सेंटर में हमने क्या करना है जी? इंटरसेक्शन का साइन डालना है। और क्यू सेट हमारे पास क्या था? 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और इंटरसेक्शन में आपको ये बात पता है कि हम क्या लिखते हैं? जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो इन दोनों में देखें कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? 5 इस तरफ 5 नहीं है, 10 है हमारे पास, उसके बाद 20 भी आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखें इसमें जो ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना, 5 15 25, तो जाहिर सी बात है वो 2 के टेबल में तो नहीं होंगे ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑड नंबर्स नहीं लिखने, हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो 2 के टेबल में भी होंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं ना। तो
हमने जितने भी हमारे पास इवन एलिमेंट्स होंगे वो हमने सारे यहाँ पर लिख लेने हैं, क्योंकि वो इसके पास भी आएंगे और वो इधर भी आएंगे। ठीक है, जैसे 5 4s are 20, तो यहाँ भी 2 10s are 20 आएगा। ठीक है, 5 6 are 30 आएगा, यहाँ भी 30 आएगा। जब हम 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा ना, क्योंकि देखें उन्होंने कोई हमें लिमिट तो दी नहीं है ना, हम सो ऑन हमने किया है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये कुछ उन्होंने हमें रिजल्ट्स दिए हुए हैं, तो हमने बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखें जो पहला पार्ट हमें दिया गया है वो है ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी। अब अगर हम इस पार्ट की तरफ देखें, सबसे पहले देखें हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं ना, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए इंटू ए यूनियन बी। ठीक है बेटे, आपने ये बात जरा जहन में रखनी है कि जब आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है, मैं ज़रा दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पहले, जब इंटरसेक्शन का साइन पहले लगा होता है और उसके बाद यूनियन का साइन आता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, दोबारा से देखें, जब इंटरसेक्शन का साइन पहले है और फिर यूनियन है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहां देखें, पहले इंटरसेक्शन का साइन है ना और फिर यूनियन का है, तो फिर अब हम सबसे पहले यहां पर हमने प्रॉपर्टी का नाम लिख लिया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और बेटे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3 में, तो इसको सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है। देखें, ए इंटरसेक्शन ए एक दफा इसके साथ पेयर बनेगा ए इंटरसेक्शन का, उसके बाद इस ए इंटरसेक्शन का पेयर बनेगा इस वाले सेट के साथ, और सेंटर में आ जाएगा यूनियन। यानी कि क्या बात हम कर रहे हैं? ए इंटरसेक्शन ए, इन तीन का पेयर बन गया। ठीक है जी, अब सेंटर में क्या है? यूनियन, क्योंकि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है ना, तो अब यूनियन आ गया। अब इसका पेयर इसके साथ भी बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? पहले हम ए इंटरसेक्शन ए का आंसर निकालते हैं, फिर हम ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकालते हैं, और इन दोनों के आंसर्स का फिर हम यूनियन लेते हैं। तो अब आप ये देखें, जब हम ए इंटरसेक्शन ए का आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? ए, क्योंकि जब दोनों सेट ही ए हैं तो उनमें कॉमन भी तो ए सेट के एलिमेंट्स आएंगे ना। सेंटर में फिर आ गया यू। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, उसी तरह आ जाएगा। तो अब आप जरा गौर करें कि आपको जो आपकी राइट हैंड दी गई थी, क्या आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर वही नहीं आ गया? ठीक है, ए यूनियन, इधर भी ए यूनियन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इधर भी ए इंटरसेक्शन बी है। तो फिर हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, क्योंकि यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो है आपके पास ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, और राइट हैंड साइड जो आपको गिवन है वो भी यही है, ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बेटे आपके पार्ट 1 का आंसर है। जी बेटे, अब पार्ट 2 में हमें जो दिया गया है क्वेश्चन, उसमें है ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, और ये सेम पिछली प्रॉपर्टी की तरह डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, क्योंकि पहले यूनियन आ गया ना और फिर इंटरसेक्शन। और इसमें भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और नीचे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी लगा के,
तो हमें ये बात पता है, हम पीछे सॉल्व करके आए हैं ये क्वेश्चन। क्या ए यूनियन ए एक दफा, यानी हमने इन तीन का एक दफा पेयर लेना है, ठीक है। ए यूनियन ए, एक पेयर ये आ गया, सेंटर में इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन का किसके साथ हमने पेयर बनाना है, ये जो बी है इसके साथ, ए यूनियन बी, ठीक है। यानी हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ए यूनियन ए का आंसर निकालते हैं, फिर ए यूनियन बी का आंसर निकालते हैं, और जो दोनों का आंसर आता है उसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं। ऐसे करते रहे ना प्रीवियस क्वेश्चंस में, अब यहां पर भी हम उसी तरह करेंगे। ए यूनियन ए का क्या आंसर आएगा, ए ही आएगा। तो जब दोनों सेट की एलिमेंट्स हैं ही एक जैसे, वो सेट ही एक है, तो आंसर भी ए आ जाएगा। यहां आपके पास आ गया इंटरसेक्शन, इस तरफ क्या है बचा हुआ आपके पास, ए यूनियन बी, ठीक है। ये जो आपकी राइट हैंड साइड है, क्या यही आंसर नहीं है वहां पर, यही आंसर नहीं आया हमारा, ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारी राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, यहां लिख भी देते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो इसका मतलब है जो आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हमारा ये इस क्वेश्चन का पार्ट 2 भी क्लियर हो गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बेटे हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं। इन दोनों फंक्शंस में हमें जी ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं और फिर एस ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं, और हम बारी बारी उन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, एक्स की जगह पर, और इनको इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें जी ऑफ एक्स के लिए जो पहली वैल्यू दी गई है वो है जी ऑफ एक्स की जगह अब हमने वैल्यू पुट करनी है जी ऑफ 0, ठीक है। ये सबसे पहले हम अपना फंक्शन लिख लेंगे। अब इसकी जगह हमने क्या लिखना है, 0, यानी x की जगह अब हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास x है, हम क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, -2। अब आप ये देखें कि 0 के साथ जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 -2, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। ये बेटे इस फंक्शन के पहले पार्ट का आंसर है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें हमें x की जो वैल्यू दी गई है वो है -1। हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे अपना, उसमें अब x की जगह -1 को पुट करेंगे, 7। यहाँ पर भी x है, इसकी जगह भी हमने क्या कर लेना है, -1 लिख लेना है, -2। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7, 1 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, और साथ माइनस का साइन उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद है -2, -7 अब और -2 दोनों क्या बन जाएंगे, -9। ये बात दोबारा से फिर दोहरा रही हूँ, जब एक जैसी अलामतें हों, सेम अलामतें हों, तो वैल्यूज हमेशा प्लस होती हैं, ठीक है। हमेशा हम उन वैल्यूज को जमा करते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -9। अब बेटे थर्ड पार्ट में हमें जो x की वैल्यू दी गई है वो है -5/3। हम g ऑफ x में अब x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, -5/3। इस तरफ भी हमारे पास x है, वहां भी हम -5/3 पुट कर लेंगे। अब आप ये देखें कि इस 7 के नीचे भी 1 है, और इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई होना है। तो ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, लेकिन ये कौन सा 35 है, माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना 5 के साथ, और ओवर में क्या आ जाएगा, 3, यहाँ पर भी -2। अब आप ये देखें कि जब भी ओवर वाली रकमें होती हैं तो और उनके सेंटर में प्लस या माइनस लगा हुआ होता है तो आप उसे किस तरह सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके। ये बात भी बेटे आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये इस 2 का मतलब ये है कि इसके नीचे 1 है। अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा
3। अब 3 एलसीएम के साथ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा यहाँ पर -35 और यहाँ पर आ जाएगा -6। ठीक है, इन दोनों को अब हम प्लस कर लेंगे क्योंकि अगेन आप देखें दोनों अलामतें सेम हैं तो ये क्या होंगी, प्लस होंगी। 35 और में जब 6 प्लस किए जाएं तो आंसर आ जाता है 41, यानी -41/3। ये आपके बेटे थर्ड पार्ट का आंसर है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं और बेटे इसमें अब हम सेकंड फंक्शन को यूज करेंगे। इसमें हमें जो x की वैल्यू दी गई है वो है 1। यहाँ पर हम x की जगह क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे। यहाँ पर भी x है तो 1 और ऊपर स्केयर -3। 1 का स्केयर भी 1 ही होता है तो फिर इसका मतलब है आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 8 - 3। और 8 में से जब 3 माइनस करें तो आंसर क्या आ जाता है जी, 5। ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर है, बहुत इजी है। अब बेटे हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें जो x की वैल्यू हमें दी गई है वो है -9। हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, इसमें जहां जहां पे x है वहां पर हमने -9 की वैल्यू पुट कर देंगे। -9 को लिख लिया। अब आप ये देखें 9 के ऊपर स्केयर है तो इसका मतलब है वो क्या बन जाएगा, 81। 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाता है 81, लेकिन साथ में माइनस भी है। जिस तरह आप 9 के स्केयर का मतलब है कि 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, इसी तरह माइनस के स्केयर का मतलब क्या है कि माइनस को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बन जाता है, प्लस। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहां जो आंसर आएगा 81 वो प्लस का है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से, ये तो आपका रफ वर्क है ना, साथ ना मिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि 81 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आंसर 648 - 3। और इसमें से जब 3 माइनस करें तो पीछे क्या बच जाएगा, 645। ये बेटे आंसर है आपके फिफ्थ पार्ट का। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट। अब यहाँ पर जो हमें x की वैल्यू दी गई है वो है 7/2। अब सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर अब हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ भी 7/2 लिख लिया, 8 7/2 उसका स्केयर -3। इधर कैसे, अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 का भी स्केयर आएगा, 7 7 = 49। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है, 4। ठीक है, तो ये आपका इसमें स्केयर जब खत्म होगा। अब आप ये देखें कि ये कटिंग हो रही है, यहाँ पर 4 2s = 8। तो अब 49 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट का मतलब यही है ना कि मल्टीप्लाई करें। 49 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो -3 हमारा उसी तरह है अभी। अच्छा जी, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 98 - 3। 98 में से जब 3 निकाला जाए तो आंसर आ जाता है 95। ठीक है, ये बेटे आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट पार्ट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बेटे इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है और उसमें x की वैल्यू हमें एक दफ़ा दी गई है -2 = 3 और दूसरी दफ़ा हमें x की वैल्यू दी गई है 4। ठीक है, तो हम बारी बारी दोनों वैल्यूज़ के लिए इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखते हैं अपना फंक्शन और उसके बाद अभी हम ये वाली x की जो वैल्यू दी गई है हमें वो पुट करेंगे। तो x की जगह हमने क्या लिख लेना है, -2। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -2 + b। अब आप ये देखें कि उन्होंने हमें क्या कहा है कि f of -2 किसके बराबर है, 3 के। ये देखें, ये पूरी चीज़ ये है ना हमारे पास, तो ये किसके इक्वल है, 3 के। तो अब हम इसकी जगह फिर क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक है, ये सेम चीज़ आ गई है ना, और यहाँ भी ये वही है, तो ये किसके इक्वल है, 3। इसकी जगह फिर हमने क्या लिख लिया, 3। आगे हमारे पास अब क्या आ जाएगा, -2a + b। अच्छा, अब आप इसको r करके इस तरफ भी लिख सकते हैं, -2a + b = 3। एक प्रॉपर हम इक्वेशन की शक्ल में इसको लिख लेंगे।
जी, अब हम इसी फंक्शन को दोबारा लिखेंगे और अब हम वैल्यू x की क्या पुट करेंगे 4। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू है जी 4, a फिर x की वैल्यू 4 प्लस b। अच्छा, अब आप ये देखें कि f ऑफ 4 जो है वो किसके इक्वल हमें दिया गया है 10 के, तो फिर हम लिख लेंगे f ऑफ 4 इज इक्वल है 10 और इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 4a प्लस b। अच्छा, अब ये देखें कि ये साइड और ये साइड बराबर है तो हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक प्रॉपर इक्वेशन की शक्ल बनाना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस b इज इक्वल है 10। दूसरे लफ्जों में समझें कि हमने जस्ट इसको रीअरेंज किया। अब ये हमारे पास बन गई है हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारे पास बन गई है हमारी इक्वेशन 2। जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, फिर हम इक्वेशन 2 लिखेंगे। हमने चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इनकी साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का है ना, तो हम इसको माइनस में चेंज कर देंगे। इसका साइन भी हम चेंज कर देंगे, ये भी माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस 10 की वैल्यू है, इसको भी हम इसका साइन चेंज कर देंगे और ये माइनस 10 की वैल्यू बन जाएगी। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखें, अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। दोनों वैल्यूज के जो साइन है वो सेम है और ये बात बड़ी दफा मैंने बेटे आपको बताई है, जब भी सेम साइन होते हैं तो आप उस दो वैल्यूज को जमा करते हैं। ठीक है, सेम साइंस है ना, सेम अलामतें हैं। ये भी -4a है, ये भी -2a, तो आपने क्या कर देना है, ये आ जाएगा -6a। ये -b और ये +b आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा -7। क्योंकि 10 क्या है, बड़ी रकम है और बड़ी रकम के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे -7। अब चूंकि ये दोनों तरफ माइनस है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो रकम पीछे, चूंकि हमने a निकालना है ना, तो हम a इस तरफ हमारे पास 7 है और ये जो 6 है इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया है a का। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटे इक्वेशन 1 थी, उसके अंदर a की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो पुट करनी है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, अब इस a की जगह अब हमने क्या, कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 7/6। तो हम क्या करेंगे, यहां पर -2 इंटू 7/6 प्लस b इज इक्वल है 3। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये 2 3s आर 6 आपस में कट रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, अब फिर यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -7/3 प्लस b इज इक्वल है 3। अब चूंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है b की, ठीक है, तो b को हम इसी तरफ रहने देते हैं। हम -7/3 को बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि 7/3 किधर आ जाएगा, इस तरफ। जब ये इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 7/3 हो जाएगा और इस तरफ हमारे पास सिर्फ b रह जाएगा। अब आप ये देखिए, जब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है तो हमें ये बात पता है कि जब भी ओवर वाली रकमें होती हैं और उनके सेंटर में प्लस या माइनस लगा हुआ होता है, तो उनको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उनका एलसीएम ले लें। आपको पता है कि इसके नीचे भी 1 है, ठीक है, ऐसे, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 1s are 3 और ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 और इस तरफ आ जाएगा 7। ठीक है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 और 7 को जब प्लस करें तो बेटे आंसर आता है 16/3। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके पास b की वैल्यू आ गई है ये, ठीक है, 16/3। यहां पर a की वैल्यू भी लिख ले, a इज इक्वल है 7/6। ये बेटे आपके पास जो है आपका आंसर आ गया है कि a की वैल्यू 7/6 है, b की वैल्यू 16/3 है।